दोस्तों, एक लड़की की शादी सांप से हो गई। ये बात सुनकर कितना अजीब लगता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक लड़की की शादी सांप से हो गई और सांप ने लड़की के साथ क्या किया। आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है, जब हर इलाका एक अलग रियासत हुआ करता था, जब बादशाहतें अपने शानो शौकत और इंसाफ की बुनियाद पर जानी जाती थीं, और जब जंगल हकीकतन खौफनाक हुआ करते थे, बिना किसी नक्शे के बेतहाशा पेड़ों के झुरमुट और अजीबोगरीब आवाजों से गूंजते हुए उसी दौर में एक सरजमीन थी जिसे सरजहान कहा जाता था। ये इलाका अपने अमन, अपने लजीज पकवानों, अपनी रेत सी चिकनी जबान और सबसे बढ़कर अपने बादशाह फतेह बेग खां की वजह से मशहूर था। बादशाह फतेह बेग खां नाम जितना भारी भरकम था, सोच उतनी ही नर्म, बातों में तहजीब, चेहरे पर शफकत, लेकिन आंखों में वो रौब जो किसी भी मुजरिम को बगैर सज्जा के भी पसीना पसीना कर दे। उम्र कोई 55 के करीब रही होगी, लेकिन चेहरे पर अब भी वो जवानी की दमक बाकी थी। लंबा कद, गहरा रंग और ऊंचा पेशानी जो बादशाहत की निशानी मानी जाती थी। फतेह बेग खां को शिकार का शौक बचपन से था। वो अक्सर अपने तजुर्बों और अपनी दूरंदेशी की मिसालें देते रहते थे, लेकिन जब बात तीर कमान, शिकार और जंगल की होती तो उनका दिल बच्चे की तरह मचल उठता। एक दिन यूं ही मौसम सुहाना था। उस दिन बादशाह ने अचानक ऐलान किया, आज दिल कर रहा है कि पुराने जंगल की तरफ चला जाए, वहाँ कई सालों से शिकार नहीं किया। दरबार में मौजूद वजीर आजम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बादशाह की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। चंद वफादार सिपाहियों के साथ, कमर में तलवार और हाथ में तीर कमान थामे, फतेह बेग खां घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। करीब 2 घंटे के सफर के बाद जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ों के सायों ने दिन के उजाले को भी धुंधला कर दिया था। बादशाह ने हाथ का इशारा किया, रुको, कुछ है यहाँ। सबकी नजरें एक तरफ दौड़ी। एक हल्की सी हरकत हुई थी झाड़ियों में, लेकिन कुछ पल बाद सब खामोश। जैसे ही बादशाह खुद एक तरफ झुककर झाड़ियों को देखने लगे, अचानक जमीन के नीचे से एक सांप फुंकारता हुआ निकला और बिजली की रफ्तार से उनके पैर के पास आ गया। सांप ने फन उठाया और एक तेज डंक मारा, सीधा बादशाह की टखने पर। चीख नहीं निकली, लेकिन चेहरा पीला पड़ गया। सिपाहियों ने जैसे ही मंजर देखा, एक हड़कंप मच गया। बादशाह सलामत! एक सिपाही झट से उनके पास आया और झुककर देखा, सांप फौरन झाड़ियों में गायब हो चुका था। तुरंत महल ले चलो, हुक्म हुआ। बादशाह को फौरन कपड़े से डंक वाली जगह बांधी गई और घोड़े पर लादकर तेजी से महल की तरफ लौटे। रास्ता लंबा था, पर हालत नाजुक। किसी तरह शाम तक महल पहुंच गए। हकीमों की टोली जमा हुई। जंगल से लाए गए पत्तों और देसी नुस्खों से इलाज शुरू हुआ। कई दिन तक हालत नाजुक रही, नींद गायब, शरीर में हरारत और चेहरा बेजान। मगर फतेह बेग खां की रूह में जो हौसला था, वो हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार एक सुबह उनकी आंख खुली और होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। मैं अब ठीक हूँ। पूरा महल राहत की सांस ले चुका था, लेकिन एक बात बादशाह के दिल में चुभती रही। वो सांप कहाँ से आया, क्यों काटा? क्या कोई इत्तेफाक था या कुछ और? कई हफ्तों बाद एक सर्द सुबह, जब हवा में ठंडक थी और आसमान हल्का नीला, बादशाह ने दोबारा जंगल जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार शिकार नहीं, बल्कि उस वाक़ये की तह तक जाना था। उन्हीं सिपाहियों के साथ उसी पुराने रास्ते पर वापस गए। पहुंचकर बादशाह ने उस जगह को देखा जहां डंक लगा था। कुछ पल तक वो वहीं बैठ गए, जमीन को गौर से देखने लगे। तभी एक सिपाही बोला, बादशाह सलामत, सामने देखिए, हिरन। और जैसे ही फतेह बेग खां की नजरें उठीं, वाकई एक खूबसूरत हिरन पेड़ों के पीछे से झांकता नजर आया। पल भर में बादशाह की रगों में पुराना जोश दौड़ गया। घोड़ा दो! वो फौरन सवार हुए और हिरन के पीछे चल पड़े। घोड़ा मानो उड़ रहा था, हवा चीख रही थी, पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे और सिपाही दूर होते जा रहे थे। हिरन आगे आगे, बादशाह पीछे पीछे, लेकिन कुछ दूर जाकर हिरन एक झुरमुट के पीछे गायब हो गया। बादशाह रुके, इधर उधर देखा, सन्नाटा था। जंगल का वो हिस्सा बहुत घना था और रास्ता भी अजनबी लग रहा था। अब वापस चलना चाहिए, उन्होंने सोचा। जैसे ही उन्होंने घोड़े की लगाम मोड़ी, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत बिलख रही हो, ज़ारो कतार। बादशाह चौंके। आवाज और भी साफ हो गई, किसी लड़की का दर्द था उसमें। जंगल के इस हिस्से में कोई औरत, और वो भी अकेली। बादशाह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। कुछ ही कदमों के बाद झाड़ियों के पीछे से अचानक एक लड़की निकलती हुई नजर आई। दुल्हन के लिबास में, सफेद और गुलाबी रंग का जोड़ा, पाँव में पायलें और आंखों में आंसू। वो भागती हुई सी आ रही थी, लेकिन लगता था कि उसकी आंखों के आगे धुंध है। बादशाह वहीं खड़े रहे, हैरान, परेशान। लड़की तेजी से दौड़ रही थी कि अचानक एक पत्थर से टकराई और औंधे मुंह गिर गई। बादशाह झट से आगे बढ़े, उसे सहारा दिया। बेटी, तुम ठीक तो हो? ये कैसा लिबास है? तुम इस जंगल में अकेली दुल्हन बनकर रोती हुई क्यों भाग रही हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी सांसें टूटी हुई थीं, कपड़े गर्द से भरे, चेहरा लाल हुआ जा रहा था, लेकिन आंखों में एक ऐसा डर था जैसे किसी ने उसकी रूह तक हिला दी हो।
बादशाह ने फिर पूछा, क्या तुम किसी शादी से भाग कर आई हो? किससे बच रही हो बेटी? बोलो। मैं फतेह बेग खां हूँ, इस सरजान मुल्क का बादशाह। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लड़की ने सांस गहरी ली और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे जाने दीजिए, मुझे बादशाह से मिलना है। बहुत जरूरी बात है। बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ पहुंची हूँ। मुझे मत रोको, मुझे बादशाह से मिलना है। बादशाह को यह सुनकर ताज्जुब हुआ, लेकिन वो मुस्कुराए नहीं, ना ही चौंके। बस हल्की आवाज में बोले, बेटी, मैं ही हूँ बादशाह, फतेह बेग खां। अभी अभी अपने काफिले से बिछड़ गया हूँ और यहाँ शिकार करने आया था। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो बेझिझक कहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लड़की के चेहरे पर सख्त हैरानी उभर आई। उसने ऊपर से नीचे तक उस मर्द को देखा। ना तो बादशाही ताज था, न महंगे लिबास, न कोई वजीर, न भीड़। एक सादा सा मर्द जो आम शिकारियों जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में शक और उलझन थी। वो एक कदम पीछे हुई और बोली, आप बादशाह कैसे हो सकते हैं? बादशाह तो महल में होता है, पहरेदारों में घिरा होता है। आपकी तो शक्ल ही वैसी नहीं। फतेह बेग खां मुस्कुराई नहीं, बस एक पल को आंखों में गौर से देखा और कहा, हर बादशाह हर वक्त ताज पहनकर नहीं चलता बेटी। हम भी इंसान हैं, हमारी भी तन्हाई होती है और ये जंगल मेरा दूसरा घर है। तुम मेरी शक्ल से ना पहचानो, लेकिन मेरी बातों से समझ लो, मैं ही हूँ वो शख्स जिससे मिलने के लिए तुम भाग कर यहाँ तक आई हो। लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। लड़की ने पलट कर देखा तो करीब 7-8 सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उसी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे फिक्रमंद थे, नजरें जंगल के पेड़ों को छानती हुई, जैसे किसी गुमशुदा चीज को तलाश रहे हों। उनमें से एक ने जैसे ही बादशाह को देखा, फौरन घोड़े से उतरकर अदब से आदाब किया। बादशाह सलामत, आप सही सलामत हो, हम समझे आप। बादशाह ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। बाकी सिपाही भी खामोशी से खड़े हो गए, लेकिन उनकी नजरें बार बार उस दुल्हन पर जा रही थीं, जो जंगल के इस वीराने में पत्थर पर बैठी हाँफ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है, किस हाल में है और इतनी घनी झाड़ियों से भरे जंगल में आई कैसे। लड़की ने सिपाहियों को देखा और उसी वक्त उसे समझ आ गया कि वाकई ये आदमी झूठ नहीं कह रहा, यही इस मुल्क का बादशाह है। उसकी आंखों में आंसू फिर से छलक आए। वो उठकर घुटनों के बल बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, बादशाह सलामत, मेरी शादी एक सांप से कर दी गई है। फतेह बेग खां का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। क्या कहा तुमने? उन्होंने पूछा, लेकिन आवाज में गुस्से की जगह हैरानी थी। लड़की की रूह कांप गई, लेकिन वो रोती रही, बोलती रही, कल रात मेरी शादी एक सांप से कर दी गई है। वो सांप, वो सारी रात मेरे जिस्म को नोचता रहा। मेरे जिस्म पर उसके दांतों और पंजों के निशान हैं, सोने के रंग जैसे निशान हैं। आप देखिए, मेरे बाजू, मेरी पीठ, मेरी गर्दन, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं होता। मैं आज जैसे तैसे भाग आई हूँ। वो सांप दिन में कहीं चला जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो फिर आ जाता है। और फिर उसकी आवाज भर्रा गई। वो अब रो नहीं रही थी, बल्कि सिसक रही थी। सिपाही भी पत्थर बनकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस आलम में एक लफ्ज भी बोले। फतेह बेग खां ने धीमे लहजे में पूछा, लेकिन ये कैसे हो गया? किसने कराई ये शादी? और ये बात किसी ने रोकी क्यों नहीं? लड़की ने आंसू पोंछे और बोली, मैं सब बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत डर चुकी हूँ। आप बस इतना कीजिए कि मुझे अब वापस उस घर में मत भेजिए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब उस सांप के साथ नहीं रहूंगी। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसे भी एक सांप ने काटा था। उन्होंने आगे बढ़कर लड़की को अपनी चादर ओढ़ाई और बोले, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए तुम्हें वापस जाना होगा। 3 दिन में तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। लड़की वापस रवाना हुई, मगर अब वो अकेली नहीं थी। बादशाह भी महल की तरफ लौटे। शाम का वक्त हो चुका था और बादशाह महल पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। चंद लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसने जोर से ताली बजाई। महल के दरो दीवार में वो आवाज गूंजने लगी और कुछ ही देर में उसके 5 सबसे वफादार सिपाही कमरे में हाजिर हो गए। ये वही लोग थे जिन्हें बादशाह अपनी आंखें और कान कहा करता था, क्योंकि इनकी वफादारी और चुप्पी दोनों काबिले तारीफ थीं। बादशाह ने उनको गौर से देखा, फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, वो दुल्हन जो मुझे जंगल में मिली थी, उसकी कहानी झूठ नहीं है। मेरे दिल को यकीन हो चला है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है और इस जुल्म के पीछे जो भी है उसे अब बेनकाब करना है। फिर उसने अपने हाथ से एक नक्शा निकाला और जमीन पर बिछा दिया। ये वो इलाका है जहाँ मुझे वो लड़की मिली थी। तुम 5 उस तरफ जाओ, पूरे जंगल को छान मारो, देखो कि कोई बस्ती है, कोई झोंपड़ी, कोई ऐसा निशान जिससे पता चले कि वो लड़की किस तरफ से आई थी। और सुनो, मुझे आधी रात से पहले पहले सारी मालूमात चाहिए।
अगर लौट कर आए तो जवाब लाओ, वरना लौटना नहीं, समझे? सिपाहियों ने कहा, बादशाह सलामत, जान भी कुर्बान हो जाएगी लेकिन हुक्म अधूरा नहीं रहेगा। इसके बाद पांचों सिपाही अपनी तलवारें कमर में लगाकर मशालें हाथों में थामे जंगल की तरफ रवाना हुए। हवाएं अब और ठंडी थीं, मगर इनकी रगों में बस एक आग थी, सच की तलाश। वो उसी रास्ते पर जा रहे थे जिधर से बादशाह को वो लड़की मिली थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, झाड़ियों ने दोनों तरफ से रास्ता ढक रखा था और हर थोड़ी दूर पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई दूर से चलकर कानों के पास फुसफुसा रहा हो। मगर सिपाही रुके नहीं। करीब 1 घंटे तक जंगल की गर्दिश करते रहे, मगर कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक जब एक पेड़ के पीछे से उन्हें एक नीली सी रोशनी चमकती दिखाई दी तो वो सब चौकन्ना हो गए। आगे बढ़कर देखा तो उस रोशनी की कोई वजह नहीं थी, बस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मैदान था और दूर एक ऊंचाई पर कुछ झोपड़ियां नजर आ रही थीं, 40 से 50 के करीब। वो एक दूसरे की तरफ देखे, कहीं ये वही इलाका तो नहीं? एक ने कहा, चलो देख लेते हैं। दूसरे ने कहा, और फिर सभी झोपड़ियों की तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। वहां का माहौल अजीब था। सारी झोपड़ियां बेजान पड़ी थीं, जैसे कई दिनों से किसी ने कोई हरकत नहीं की हो। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा फैला था, मगर एक अजीब सी खामोशी उस जगह पर छाई हुई थी। हवा भी यहाँ रुक चुकी थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आहट हुई। सिपाहियों ने तुरंत खुद को झोपड़ियों के साए में छुपा लिया। उनकी आंखें अब उस तरफ थीं जिधर से एक साया चला आ रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी, उम्र कोई 50 या 55 साल, कंधे पर एक भारी सा थैला लटका हुआ। उसकी चाल सीधी थी, मगर उस सन्नाटे में हर कदम की आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी। सिपाही सांस रोककर उसे देख रहे थे। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना समझ आ गया कि ये आदमी किसी आम राहगीर जैसा नहीं था। वो सीधे उस आखिरी झोपड़ी की तरफ बढ़ा जो सबसे किनारे थी, सबसे अलग। वो सीधा अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद हो गया। अब सबकी नजरें उस झोपड़ी पर थीं। करीब 5 मिनट बीते होंगे कि अचानक अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। लड़की की थी, मगर उस चीख में सिर्फ दर्द नहीं था, जैसे कोई अंदर से चीख चीख कर अपने आप को कोस रहा हो। चीख के साथ सिसकियां मिली हुई थीं, घुट घुट कर आती हुई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। सिपाहियों ने देर न करते हुए तलवारें निकाली और उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। धीरे धीरे दबे पांव वो झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे और कान लगाकर सुनने लगे। अंदर से अब भी हल्की हल्की रुलाई की आवाजें आ रही थीं। फिर एक सिपाही ने इशारे से कहा, अब और नहीं रुक सकते। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी में सामने की ओर एक लड़की लाल दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसका चेहरा जर्द, बदन कांप रहा था, होंठ फट चुके थे और उसकी आंखें बेजान सी लग रही थीं। वो चुप थी, लेकिन उसकी सांसों की आवाज गवाही दे रही थी कि वो बहुत कुछ सह चुकी है। और हैरानी की बात ये थी, वहां वो आदमी कहीं नहीं था। वो आदमी जो बस अभी कुछ देर पहले उसी झोपड़ी में दाखिल हुआ था, अब नहीं था। सिपाहियों ने झोपड़ी के अंदर देखा, हर कोना खंगाला। फिर एक कोना नजर आया जहां मिट्टी की दीवार थोड़ी टूटी हुई थी और पीछे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा था। शायद वहीं से भागा होगा, मगर भागा कैसे इतनी जल्दी और बिना आवाज के? लड़की अब बेहोश हो चुकी थी, आंखें बंद, बदन बेजान सा। सिपाही उसे पहचान गए। ये वही थी जो बादशाह को जंगल में मिली थी। अब और देर नहीं की जा सकती थी। उन्होंने उस लड़की को झोपड़ी से उठाया। 2 सिपाही उसे सहारा देकर ले चले। बाकी ने तलवारें संभाली, मगर कोई भी दुश्मन वहां नहीं था। वो वापस जंगल के रास्ते से महल की तरफ निकल पड़े और उनके दिमाग में अब कई सवाल उभरने लगे थे। महल के बड़े दालान में अब अंधेरा हो चुका था। फर्श पर रखे जलते हुए मशालों की हल्की पीली रोशनी दीवारों से टकराकर एक रहस्यमय साया पैदा कर रही थी। दरबार खाली था। सिर्फ बादशाह फतेह बेग खां अपने भारी लिबास में अकेले खड़ा था, दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए, और उसकी दोनों मुट्ठियां आपस में भींची हुई थीं। तभी दूर से कदमों की आवाज आई और वो 5 सिपाही उसके सामने हाजिर हुए। थकावट उनके चेहरों से साफ नजर आ रही थी, लेकिन आंखों में संजीदगी थी। सबसे आगे वाला सिपाही एक कदम आगे बढ़ा और अदब से झुकते हुए कहा, बादशाह सलामत, जो हुक्म आपने दिया था हमने वो पूरा करने की पूरी कोशिश की। हम उसी रास्ते से गए जहाँ से वो लड़की जंगल में आपको मिली थी। बहुत देर तलाशी के बाद हमें कुछ झोंपड़ियां नजर आईं, तादाद में करीबन 40 से 50, और उन झोंपड़ियों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बादशाह पलटकर उनकी तरफ आया और बोला, हाँ आगे बताओ। सिपाही ने आगे कहना शुरू किया, हमने देखा कि एक अधेड़ उम्र का मर्द एक थैला उठाए झाड़ियों के अंदर से निकलकर झोंपड़ियों में से एक में दाखिल हुआ, जो कि सबसे आखिर में बनी हुई थी। हमने इंतजार किया। फिर कुछ ही लम्हों बाद अंदर से एक लड़की की तेज चीख सुनाई दी, दर्द में डूबी हुई, कलेजे को चीरती हुई आवाज। हम दौड़कर अंदर पहुंचे तो देखा कि वही लड़की जो आपसे जंगल में मिली थी
बेहोश हालत में लाल दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसका चेहरा पीला, बदन कांपता हुआ और आंखें सूजी हुई। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि उस मर्द का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। बादशाह की आंखों में अब हैरत का साया और गहरा हो गया। और फिर सिपाही ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे कुछ ऐसा बता रहा हो जिसकी इजाजत उसने मांगी नहीं थी। बादशाह सलामत। हमने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा, सिर्फ एक पिछला दरवाजा मिला, शायद वहीं से वो आदमी निकल गया। लेकिन हमें वहाँ कुछ और मिला, एक बुरी हालत में पड़ी लड़की जिसकी सांसें भी डोल रही थीं। पूरा जिस्म जख्मों से भरा था, गहरे नहीं लेकिन बहुत जगहों पर, जैसे किसी ने दांतों से नाखूनों से नोचा हो। सारे दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ न बोला। सिपाही आगे कहने लगा, हम जानते हैं आपने हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन उस लड़की की हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया। हमने उसे उठाया और सीधे शाही शिफाखाने की तरफ ले गए ताकि शाही हकीम उसका इलाज कर सके। वो लड़की बेहोशी में थी और मरहम लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बादशाह ने अब पहली बार आंखें उठाकर पांचों सिपाहियों की तरफ देखा। न गुस्सा था न शिकायत, बस एक सोच में डूबा हुआ चेहरा। फिर अचानक धीमे लहजे में बोला, तुमने ठीक किया। सिपाही ने राहत की सांस ली। शुक्रिया बादशाह सलामत। अभी वो लड़की शाही हकीम के शिफा खाने में है, बेहोशी की हालत में। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, अब तुम सब जाओ, थोड़ा आराम करो, मैं खुद शिफा खाने जाऊंगा। सिपाही आदाब करके चले गए। कुछ ही देर बाद बादशाह फतेह बेग खां अपनी ऊनी चादर ओढ़े बगैर किसी लाव लश्कर के अकेले ही शाही शिफाखाने की तरफ रवाना हुआ। ये महल से थोड़ा दूर महल की पूर्वी दीवार के पीछे बना हुआ एक छोटा सा इलाका था, जहां हकीम अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था और दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता था। बादशाह के पहुंचते ही शाही हकीम अदब से उठ खड़ा हुआ। बादशाह सलामत, आप इस वक्त। बादशाह ने आंख से इशारा किया। वो लड़की कहाँ है? हकीम ने धीरे से जवाब दिया, अंदर है, बेहोश है। बादशाह उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा कमरा था। एक चौकी पर वो लड़की लेटी थी। उसके बदन पर हल्की चादर डली थी और उसकी बाजू पर अब भी कुछ जख्म के ताज़ा निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पास ही हकीम की बीवी बैठी थी, जो औरतों का इलाज देखने में माहिर मानी जाती थी। बादशाह ने कुछ देर तक लड़की को देखा, फिर हकीम की तरफ पलटा। कुछ मालूम हुआ? हकीम ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, जख्मों की जो हालत है उसे देखकर यकीन नहीं होता कि ये सांप का किया हुआ है। सांप आम तौर पर एक ही बार डसता है और उसका जहर इतना तेज होता है कि जान कुछ ही लम्हों में निकल जाती है। लेकिन इस लड़की के पूरे जिस्म पर अलग अलग जगहों पर खरोंचें और काटने जैसे निशान हैं, गहरे नहीं मगर बेतरतीब। बादशाह ने पूछा, क्या कोई और जानवर ऐसा कर सकता है? हकीम ने ना में सिर हिलाया। अगर ये कोई जानवर होता तो निशान की शक्ल अलग होती, और अगर इंसान होता तो जख्म और तरह के होते। मुझे शक है कि ये काम किसी ऐसे शख्स का है जो इस लड़की को हर रात शिकार बना रहा है, मगर इस तरह कि सुबह तक वो जिंदा रहे मगर टूट जाए। बादशाह की आंखें सिकुड़ गईं। क्या होश में आएगी? हकीम ने जवाब दिया, कुछ कह नहीं सकता। दिमाग पर गहरा असर है। जिस्म तो संभल जाएगा, लेकिन रूह पर जो घाव है उसे ठीक होने में वक्त लग सकता है। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस बात की खबर किसी को ना हो। अगर किसी ने भी जान लिया कि एक लड़की इस हाल में शाही शिफाखाने में पड़ी है तो सारा महल गुनगुना उठेगा और फिर सच तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हकीम ने कहा, जो हुक्म। बादशाह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप मुड़ा और अपने कमरे की तरफ लौट गया। अगले दिन महल के बड़े मैदान में धूप सुनहरी चादर की तरह बिछी थी, लेकिन आज बादशाह फतेह बेग खान ने किसी को भी खबर नहीं दी थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपने रोजाना के लश्कर, सिपाही, महल के आम नौकर, सबको पीछे छोड़कर आज वो अकेले ही निकले थे। सादा लिबास, मामूली सी पगड़ी, कमर में एक छोटी सी तलवार और अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर वो निकले थे उस रास्ते पर जो जंगल के उस बस्ती की तरफ जाता था जहाँ से सिपाही उस बेहोश दुल्हन को लेकर आए थे। आज बादशाह नहीं गया था, आज एक इंसान गया था। वो इंसान जिसे ये जानना था कि किस वजह से एक लड़की को सांप के साथ शादी के नाम पर नोचते हुए जख्मी किया गया। और पूरा गांव चुप रहा। करीब 2 घंटे का सफर तय करके वो उस जगह पहुंचे जहां पेड़ों की घनी छांव में झोंपड़ियों की एक तंग बस्ती थी। चारों तरफ मिट्टी के घर, टूटी छतें और नजरों से घबराते हुए चेहरे। मगर किसी की आंखों में ताज्जुब नहीं था, क्योंकि वो बादशाह को नहीं पहचान सके। उनकी नजर में वो कोई मुसाफिर था या शायद कोई ताजिर। बादशाह ने हर तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर एक किनारे बैठे बुजुर्ग पर पड़ी। उम्र करीब 80 साल, झुकी हुई कमर, पगड़ी धूप से फीकी हो चुकी थी और हाथ कांप रहे थे। उसके पास कुछ जड़ी बूटियां और देसी दवाइयां रखी थीं। शक्ल से हकीम लगता था। बादशाह उसके पास जाकर रुके और धीरे से बोले, आदाब बाबा। बुजुर्ग ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, आदाब।
मुसाफिर हो क्या? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुसाफिर हूँ, मगर कुछ पूछने आया हूँ। वो जो सबसे आखिरी झोपड़ी है, वहाँ जो लड़की रहती है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? बूढ़ा हकीम एकदम खामोश हो गया। फिर उस झोपड़ी की तरफ घूर कर देखा। नजर में एक अजीब सी नफरत थी। फिर बिना बादशाह की तरफ देखे बोला, उस झोपड़ी की बात यहाँ कोई नहीं करता, ना कोई करता है, ना सुनना पसंद करता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसे भूल जाओ। बादशाह चौंक गया। क्यों? क्या जुर्म किया है उस लड़की ने? बुजुर्ग अब इधर उधर देखने लगा। फिर धीरे से कहा, आओ मेरे साथ, यहाँ ये बातें नहीं होती। दोनों धीरे धीरे जंगल के एक गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ों के झुरमुट के बीच जाकर एक समतल सी जगह पर बैठ गए। बूढ़ा अब बादशाह की तरफ पलटा और गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, उस लड़की का नाम तो अब कोई नहीं लेता, मगर मैं जानता हूँ कि उसकी माँ बाप की कहानी क्या थी। उसका बाप और माँ हमेशा लड़ते रहते थे, ऐसी लड़ाई कि पूरा गांव सिर पकड़ लेता। हर वक्त चीखें, गाली गलौच, चीजें फेंकना, मारपीट। लड़की खामोशी से सब कुछ सहती रहती। एक दिन उसकी माँ, जो जादू टोने के चक्कर में पड़ी थी, गांव से कुछ दूर बसे एक ढोंगी बाबा के पास पहुंची, जो खुद को बहुत पहुंचा हुआ समझता था। वो औरत रोते हुए उसके पास गई और कहा, मेरे घर पर कुछ असर है, मेरा मर्द मुझसे हर वक्त लड़ता है। उस ढोंगी ने उसे कुछ कागज दिए, कहता था, इन्हें पानी में डालकर अपने शौहर को पिला देना। बादशाह गौर से सुन रहा था। दूसरी तरफ उसके मर्द को कुछ समझदार दोस्तों ने समझाया, बीवी से लड़ना छोड़ दे, समझदारी से घर चला। वो मान गया। लड़ाई झगड़े रुक गए, मगर उस औरत को ये यकीन हो गया कि जो तावीज पिलाया उसी की वजह से शौहर बदल गया है। अब वो हर दिन उस ढोंगी के पास जाने लगी, उसकी बातें मानने लगी। बूढ़े हकीम की आवाज अब और धीमी हो गई थी, जैसे हर लफ्ज किसी याद के बोझ से दब रहा हो। उसका मर्द परेशान होने लगा। उसने मना किया, रोका, टोका, मगर औरत नहीं मानी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और उसी रात दोनों मारे गए। कहते हैं एक ने दूसरे को मारा, फिर खुद झर पी लिया। किसी को नहीं पता कि कौन पहले मरा। उस वक्त उनकी लड़की 21 साल की थी, जवान, खूबसूरत और बिल्कुल अकेली। बादशाह की सांसें अब तेज होने लगी थीं। कुछ रिश्तेदार आए उसे ले जाने के लिए, मगर उस वक्त वही ढोंगी भी वहां पहुंच गया। उसने कहा, इस घर पर अभी भी साया है, अगर लड़की को ले गए तो हर जगह बर्बादी होगी। इसका हल ये है कि 3 दिन के लिए इसकी शादी एक सांप से कर दी जाए। सांप इसका साथी बनेगा, फिर उसका असर खत्म हो जाएगा। बादशाह ने हैरानी से कहा, क्या सांप से शादी? बूढ़े हकीम ने आंखें झुका लीं। हाँ, और उन जाहिल रिश्तेदारों ने मान लिया। उन्होंने कहा, अगर इससे साया उतरता है तो ठीक है। ढोंगी ने कहा, 3 रातें सांप इस झोंपड़ी में आएगा, लड़की से मिलकर जाएगा, उसके बाद इसका रिश्ता इंसानों से हो सकता है। बादशाह की आंखों में अब आग थी, लेकिन बूढ़े हकीम आगे कह रहा था, 3 रातें बीत गईं, मगर वो लड़की हर रात चिल्ला चिल्ला कर रोती रही। अब तो वो सांप इंसान जैसा बन गया है। रात होते ही वो आता है और सब कुछ दोहराता है। मैंने गांव वालों से कहा, इसकी मदद करो, मगर कोई आगे नहीं आया। ढोंगी ने कह दिया, जो इसकी मदद करेगा उस पर मैं जादू कर दूंगा। और अब गांव वालों ने तो इस झोंपड़ी की तरफ देखना तक बंद कर दिया है। बादशाह उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर वो गुस्सा था जिसे देखने से अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, अब बहुत हो गया। बूढ़ा हकीम कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? बादशाह ने अपनी पगड़ी उतारी और वो चेहरा सामने आया, जिसे देखते ही बूढ़े की आंखें फैल गईं। मैं ही हूँ फतेह बेग खां, इस मुल्क का बादशाह। बूढ़े हकीम के होश उड़ गए और बादशाह गुस्से में अपने घोड़े की लगाम थामे महल की तरफ रवाना हो गया। महल के फसीह गलियारों में दोपहर की नीम खामोशी पसरी थी। बादशाह फतेह बेग खां के कदमों की आहट जब शाही शिफाखाने के बाहर गूंजी तो हकीम और उसकी बीवी फौरन उठ खड़े हुए। एक सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत, वो लड़की अब होश में आ चुकी है। बादशाह ने चुपचाप सिर हिलाया और भीतर दाखिल हो गए। कमरा वही था, वही चादर, वही चुप्पी, मगर अब लड़की की आंखें खुली थीं। वो दीवार की तरफ मुंह करके लेटी थी। आंखों में थकावट, जहन में डर और जिस्म पर अब भी तकलीफ की झलक साफ नजर आ रही थी। दरवाजे की आहट पर उसने गर्दन घुमाकर देखा और जैसे ही बादशाह की शक्ल पहचानी, उसकी आंखें भर आईं। कांपती हुई आवाज में बोली, बादशाह सलामत, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा मसला जल्द हल कर देंगे, मगर आज 2 दिन गुजर चुके हैं और मैं अब भी यहाँ पड़ी हूँ। बादशाह कुछ पल खामोश रहा, फिर पास रखी एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी आवाज नरम थी मगर गहरी। बेटी, उस दिन तुमने मुझे जो कुछ बताया था वो आधा सच था, लेकिन अब मैं खुद तहकीक कर चुका हूँ और मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारी शादी एक ढोंगी के कहने पर सांप से इसीलिए कराई गई ताकि किसी बेबुनियाद साया को हटाया जा सके। लड़की के चेहरे पर हैरत का साया छा गया।
वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, मगर बादशाह ने उसे धीरे से कंधे पर हाथ रखकर रोका। आराम करो, तुम अब भी बहुत कमजोर हो। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जोर से रो पड़ी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो होश ही तब आता है जब वो सांप रात को घर में आता है और मेरा जिस्म नोचने लगता है। बाकी वक्त मैं होश में ही नहीं होती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता। कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग किसी ने बंद कर दिया हो, जैसे मैं खुद पर काबू में ही नहीं हूँ। मैं बस देखती हूँ कि कब रात हो जाती है और फिर सब वही तकलीफ, वही चीखें, वही बेहोशी। बादशाह चुपचाप सुनता रहा। उसके माथे पर बल थे, लेकिन आवाज में अब भी सब्र था। तुमने उस दिन भागने का फैसला कैसे लिया? लड़की ने आंसू पोंछे और कांपती जबान से जवाब दिया। उस रात सांप को आने में थोड़ी देर थी। मुझे लगा शायद आज कुछ वक्त है। मैं चुपचाप उठी, जो भी लिबास पास में था पहन लिया, जो माँ की शादी का जोड़ा था शायद, और घर से निकल पड़ी। नहीं मालूम था कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं बस निकल गई और फिर जंगल में आप मिल गए। एक लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बादशाह की मुट्ठियां भींच गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें उस ढोंगी का कुछ याद है? चेहरा, आवाज, नाम? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना याद है कि मेरी माँ एक बुजुर्ग के पास जाती थी। वो लंबा कद, झुकी हुई कमर और हमेशा आंखें झुकाए रखता था, मगर उसकी आवाज बहुत सख्त थी और वो कहता था, जिसने मेरी बात ना मानी उसका अंजाम बुरा होगा। बादशाह अब उठ चुका था। वो लड़की के सिर के पास झुका और कहा, तुम अब महफूज हो। तुम्हें अब किसी भी दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा। बस एक आखिरी बात बताओ, तुम्हारी माँ हर रोज उसी जंगल के रास्ते से जाती थी? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, वो एक पेड़ है, बहुत ऊंचा। उसके पास एक टूटी हुई लकड़ी की मूरत पड़ी रहती थी, वहीं से जाती थी। बादशाह ने उसके सर पर हाथ फेरा। अब तुम सिर्फ आराम करो। मैं अब उस ढोंगी की तलाश नहीं, उसका हिसाब करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अगले ही रोज सूरज अभी पूरी तरह से चढ़ा नहीं था कि बादशाह फतेह बेग खान ने अपने सबसे वफादार और समझदार सिपाही नासिर मीर को तलब किया। ये वही सिपाही था जिसने कई बार अपने जहन और चालाकी से सल्तनत के सबसे नाजुक मामलों को संभाला था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बादशाह की आंखें पहले से ही उसके चेहरे पर थीं। बादशाह ने सर हिलाया और दोनों सादे लिबास पहनकर महल से निकल पड़े, उसी जंगल की तरफ, उसी पुरानी बस्ती के आसपास जहां लड़की की जिंदगी को तोड़ा गया था। वो रास्ता अब दोनों को अच्छे से मालूम था, लेकिन इस बार बादशाह सिर्फ रास्ता नहीं, उस अंधेरे को भी जानता था जो इस झोंपड़ियों की दुनिया में फैल चुका था। करीब 1 घंटे की तलाश और मुखबिरों से पूछताछ के बाद एक छोटे से सुनसान मैदान के कोने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जमीन पर 2 ईंटें रखे, उनके बीच कुछ धूनी सुलगा रहा था। पास में वही पुराना थैला रखा था जो उस दिन सिपाहियों ने देखा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रहा हो, मगर आवाज इतनी धीमी कि कोई न सुन सके। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ हवा में लहर रहे थे। बादशाह और नासिर एक झाड़ी के पीछे छुपकर उसे देखने लगे। कुछ देर के लिए बादशाह खामोश रहा, फिर नासिर धीरे से बोला, बादशाह सलामत, ये वही शख्स है जिस रात हम उस झोपड़ी में गए थे। ये भी गया था, ये वही है। बादशाह ने गहरी निगाहों से उस शख्स को देखा, फिर नजरें घुमाकर देखा कि चारों तरफ कोई और तो नहीं है, और तभी वो ढोंगी अपना थैला उठाकर धीरे धीरे उसी बस्ती की तरफ बढ़ने लगा, जिस बस्ती की एक झोपड़ी में अब तक वो अपने शैतानी खेल खेलता आया था। बादशाह और नासिर दबे कदमों उसके पीछे हो लिए, चुपचाप सांसें थामे हुए। वो झोपड़ी अब भी वैसी ही खड़ी थी, मिट्टी की बनी, टूटी हुई दीवारों वाली, और अंदर एक धीमी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ढोंगी दरवाजा धकेलकर भीतर दाखिल हुआ और फिर उसने देखा सामने एक लड़की बैठी है, दुल्हन का लिबास, आंखें झुकी हुई और घूंघट उसके चेहरे को ढक रहा है। ढोंगी की आंखों में एक अजीब सी हैवानियत उतर आई, होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। धीरे धीरे आगे बढ़ा, थैले को एक कोने में रखा और कहने लगा, आज सांप नहीं आएगा, आज खुद मैं आ गया हूँ और आज मैं तेरे जिस्म को खुद नोचूंगा। अब कोई इंसान तुझे बचाने नहीं आएगा। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर घूंघट हटाया, उसकी चीख निकल गई। सामने कोई लड़की नहीं, बल्कि एक हट्टा कट्टा जवान मर्द बैठा था जिसकी आंखों में आग थी। तू कौन है? ढोंगी चिल्लाया। मैं वो हूँ जो तेरा खेल खत्म करने आया है, उस मर्द ने कहा, और अगले ही लम्हे पीछे से दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। ढोंगी ने पलटकर देखा, दरवाजे पर बादशाह खड़ा था, बिल्कुल आम कपड़ों में, लेकिन चेहरा वो जो अब लहर उस शख्स को याद रहेगा जिसने किसी पर जुल्म किया। बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और पूछा, तू कौन है और तेरा असली मकसद क्या है? तूने उस लड़की की जिंदगी क्यों तबाह की? सांप की कहानी क्यों बनाई?
ढोंगी कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में फिर वही हैवानियत उतर आई। वो हंसा। अरे बादशाह, आज रात मेरी आखिरी रात थी उस लड़की के साथ। मैंने बहुत ताकतें इकट्ठी कर ली हैं। तू चाहे बादशाह हो या कुछ और, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बादशाह ने आंखें सिकोड़ लीं। ताकत? तूने जो कुछ किया वो इंसान की ताकत नहीं थी, वो तो सिर्फ इंसानियत से गिरी हुई हरकतें थीं। और फिर बादशाह ने उंगली से इशारा किया और ऊपर से एक भारी जाल झोपड़ी की छत से गिरा। ढोंगी फंसा पूरी तरह। अब वो बेकाबू होकर छटपटा रहा था। नहीं, ये धोखा है। तुम मुझे फंसा नहीं सकते। मैं आग बन जाऊंगा, हवा बन जाऊंगा। बादशाह ने उसकी तरफ आकर कहा, तू अब बस एक मुजरिम है। झोपड़ी के बाहर सिपाही पहले से तैनात थे। ढोंगी को जाल में बांधकर उसी हालत में घसीटा गया महल की तरफ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शहनाइयों की जगह ढोल की भारी आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। गलियों, मोहल्लों और बस्तियों में सिपाही घूम घूम कर ऐलान कर रहे थे, तमाम शहर वाले, तमाम आसपास के गांवों के लोग आज शाही मैदान में जमा हों। बादशाह फतेह बेग खां को एक जरूरी बात करनी है। ये ऐलान सुनते ही लोगों के दिलों में हलचल मच गई। कोई कह रहा था जरूर कोई बड़ा मामला है, तो कोई फुसफुसा रहा था कल रात किसी को पकड़ कर लाए हैं। औरतें अपने बच्चों को साथ लिए निकल पड़ी। बूढ़े लाठियां टेकते हुए चल पड़े। जवानों के चेहरे पर उत्सुकता थी। शाही मैदान देखते ही देखते भरने लगा। इतना हुजूम शायद बरसों बाद जमा हुआ था। चारों तरफ लोग ही लोग, सरगोशियां, सवाल और आंखों में इंतजार। कुछ देर बाद महल के दरवाजे खुले, सिपाहियों की कतार बनी और फिर बीचों बीच बादशाह फतेह बेग खां आए। उनका चेहरा आज सख्त था, आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो ऊंचे चबूतरे पर खड़े हुए भीड़ पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में सोचा, अब देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हल्का सा इशारा किया। 4 सिपाही आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे एक भारी जाल घसीटा गया। जाल के अंदर वही ढोंगी बंद था, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, आंखों में अजीब सी चमक। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, मैदान में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। कई औरतों ने एक साथ अपने मुंह पर हाथ रख लिए। ये तो वही है, मैं तो इसके पास जाती थी। मेरी बहन का इलाज इसी ने किया था। वो औरतें उसे पहचान चुकी थीं। वही आदमी जिसके पास वो जाती थीं, आज वही आदमी जाल में फंसा, सबके सामने खड़ा था। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, आज इस मैदान में कोई बात छुपी नहीं रहेगी। फिर सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोले, इससे अच्छी तरह पूछताछ के लिए इसे तैयार करो। सिपाहियों ने देर नहीं की। 2 सिपाहियों ने जाल को कसकर पकड़ा, तीसरे ने उसकी पीठ पर डंडे से वार किया। एक बार, फिर दूसरा। ढोंगी तिलमिला उठा, लेकिन अब भी उसकी जुबान पर अकड़ थी। किसी ने उसकी टांगों पर मारा, किसी ने कंधों पर। हर वार के साथ उसकी सांस तेज होती गई, लेकिन वो अब भी जोर जोर से हंसने की कोशिश कर रहा था। मारो मारो, तुम क्या ही कर लोगे। उसकी हंसी अब चीख में बदल रही थी, मगर घमंड अब भी बाकी था। जब सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि वो घुटनों के बल झुक गया, बादशाह ने हाथ उठाकर इशारा किया। बस। मैदान में सन्नाटा छा गया। बादशाह नीचे उतरे। उन्होंने तलवार निकाली और उसकी धार ढोंगी की गर्दन के पास रख दी। आवाज गहरी और साफ थी, आज तुझे वैसे भी सजा मिलेगी, लेकिन मरने से पहले तुझे मौका दिया जाता है। जो कहना है साफ साफ कह दे। ढोंगी ने धीरे से सिर उठाया। चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। वो हंस पड़ा, तेज बेतरतीब हंसी। तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम बादशाह हो या सिपाही, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सच में वो पागलों की तरह हंस रहा था। बादशाह ने तलवार और करीब कर दी। अब बकवास बंद कर, ये बता, उस नौजवान लड़की के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? तू उसके घर हर रात क्यों जाता था? ढोंगी ने आंखें घुमाकर भीड़ की तरफ देखा। ताल्लुक? उसने थूकते हुए कहा। ताल्लुक तो मजबूरी का था, उसकी कमजोरी का था, उसकी तन्हाई का था। भीड़ में खुसर पुसर तेज हो गई। बादशाह ने तलवार उसकी गर्दन से एक बाल बराबर दूरी पर रखते हुए पूछा, तू ये बता, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है? आखिर तुझे क्यों हर रात उस झोपड़ी तक खींच लाता था? ढोंगी पहले चुप रहा, फिर फटी हुई सांसों के बीच एक ठंडी हंसी हंसा। तू जानना चाहता है? उसने कहा। तो सुन बादशाह, मैं ही हूँ वो शख्स जिसने उसकी जिंदगी तबाह की। उसकी माँ सबसे पहले आई थी मेरे पास अपने मर्द के इलाज के लिए। उस औरत की आंखों में बेबसी थी और मैं उस बेबसी से खेलना जानता था। भीड़ में औरतों की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ ने अपना सिर झुका लिया। ढोंगी अब गुस्से में नहीं था, वो मानो अपनी जीत सुना रहा हो। मैंने उस औरत से कहा, तेरा शौहर ठीक हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि तू पहले मुझसे ठीक हो। 3 रातें मेरे साथ रह ले, फिर देख तेरा मर्द कैसे तेरे कदमों में होता है।
बादशाह के चेहरे पर गुस्सा उबाल खाने लगा, मगर वो रुका और उसने मान लिया। बादशाह ने पूछा। ढोंगी मुस्कुराया। हाँ, मगर उससे पहले ही उसके शौहर को पता चल गया। फिर जो लड़ाई हुई उसमें दोनों मारे गए। एक ने झाड़ खाया, दूसरा ने गला घोंटा। कौन पहले मरा मुझे नहीं पता। भीड़ में कुछ सिसकियां उठने लगी थीं। कुछ लोगों ने सिर झुका लिए थे। औरतों की उंगलियां कांप रही थीं। बादशाह अब और करीब आया। फिर उस लड़की पर तेरी नजर क्यों पड़ी? ढोंगी ने गर्दन मोड़ी और भीड़ की तरफ देखा, क्योंकि वो जवान थी, ताजा फूल जैसी। माँ की मौत का गम था, बाप की मौत की चोट थी और रिश्तेदारों का डर था। जो रिश्तेदार उसे लेने आए थे, मैंने उन्हें डराया, कहा कि इस घर पर साया है, जो भी इससे शादी करेगा वो मर जाएगा, मगर अगर इसे 3 रात सांप के साथ रखा जाए तो ये असर हट जाएगा। उसके बाद इसकी शादी इंसान से हो सकती है। बादशाह ने नफरत से पूछा, तूने तो कहा था कि सांप से शादी करवानी होगी, फिर तूने सांप कहाँ से लाया? और अगर वो सच में सांप था तो इस लड़की को डसता क्यों नहीं था? ढोंगी ने एक थकी हुई सांस ली। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। उसने कहा, मेरे पास सांप है। उसने धीरे से कहा। भीड़ में एक सरसराहट सी फैल गई। हाँ, वो असली सांप थे, पर जहरीले नहीं। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, बीन बजाकर नचाता रहा हूँ। मैंने एक खास सांप पालकर तैयार किया था, जो सिर्फ लड़की को काटे मगर उसे मार न सके। उसके अंदर जहर नहीं था, लेकिन काटने से उसके जिस्म पर निशान बनते थे, चमकदार, जैसे सोने के। औरतों ने अपने चेहरे ढक लिए, कुछ ने बच्चों के कान बंद कर दिए। और जब वो लड़की काटे जाने से बेहोश हो जाती थी तो मैं उसके पास जाता था और उसके साथ उसकी आवाज़ डूब गई। मगर सब समझ चुके थे। कुछ औरतों की चीखें निकल गईं, कोई जमीन पर बैठ गई, किसी ने रोते हुए सिर झुका लिया। तो ये सब तू करता था सिर्फ इसलिए कि वो बेहोश हो जाए और तू अपनी हैवानियत उतार सके? बादशाह की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, ढोंगी ने सिर झुका लिया, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। मैं अब मंत्र जानता हूँ। मैं तुम सबको जलाकर राख कर सकता हूँ। मैं इस मैदान को जला सकता हूँ। इतना कहकर उसने अचानक अपना हाथ उठाया और आंखें बंद करके कुछ अजीबो गरीब लफ्ज़ बुदबुदाने लगा। दोनों हाथों से फूंक मारता, जमीन की तरफ झुकता, फिर उठता, मगर कुछ नहीं हुआ। उसका चेहरा अब हैरानी से भर गया। वो कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे मंत्र थे, ये तो काम करते थे। बादशाह अब उसके सामने आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए तलवार उसकी गर्दन से पीछे खींची और कहा, तू समझता है तेरी लड़ाई एक बादशाह से है। तेरा अंदाजा गलत है। तेरी लड़ाई सिर्फ मुझसे नहीं, बल्कि उस अवाम से है जो अब जाग चुकी है। अब तेरा डर किसी पर असर नहीं करेगा। फिर उन्होंने पूरी भीड़ की तरफ मुंह किया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज के बाद इस सल्तनत में कोई भी औरत, कोई भी मर्द अपने मसलों के हल के लिए किसी ऐसे शख्स के पास ना जाए जो इलाज के नाम पर बेहयाई की बातें करे। अगर कोई मर्द, कोई बाबा, कोई झूठा बुढ़ा तुमसे कहे कि किसी मसले का हल सिर्फ उसके साथ रातें गुजारने से है, तो समझ जाना कि वो ढोंगी है, धोखेबाज है और इंसान नहीं, हैवान है। भीड़ की आंखें अब खुल चुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा अब डर का नहीं, इंसाफ का था। फिर उन्होंने सिपाहियों की तरफ देखा और कहा, इसे अंधेरे तहखाने में डाल दो। इसकी सजा का ऐलान कल सुबह किया जाएगा। सिपाही ढोंगी को घसीटते हुए ले गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही शाही नगाड़ों की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। महल के पास बड़े मैदान में दरबार सजाया जा चुका था। वो दरबार जो आज किसी ताजपोशी या जश्न के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ का परचम लहराने के लिए बिठाया गया था। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे, गांवों से, बस्तियों से, शहरी गलियों से। औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान, सबके चेहरों पर उम्मीद और बेचैनी साथ साथ थी। दरबार के बीचों बीच जंजीरों में जकड़ा वो ढोंगी बैठा था, सिर लटका हुआ, चेहरा सूझा हुआ, आंखों में डर और बदहवासी। अब उसमें न वो घमंड बचा था, न झूठा इत्मीनान। अब वो बस एक नंगा मुजरिम था। बादशाह फतेह बेग खां शाही तख्त पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें सीधे उस आदमी की आंखों में गड़ी थीं। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज इस सल्तनत में वो दिन है जब डर और फरेब को उसकी सजा दी जाएगी, उसी मैदान में जहां उसने लोगों की मजबूरी को खिलौना बनाया। बादशाह ने सिपाहियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, इसकी पिटाई करो, हड्डी पसली अलग कर दो। जैसे इसने उस लड़की के जिस्म को नोचा था, वैसे ही इसे भी याद दिलाओ कि इंसान के जिस्म का दर्द क्या होता है। सिपाही बढ़े, हाथों में बेंत, लकड़ी के डंडे और रस्सी की चाबुकें। पहला वार उसकी पीठ पर पड़ा, वो चीख उठा। दूसरा वार उसकी टांगों पर, तीसरा उसकी कमर पर। हर मार के साथ वो जमीन पर लौटता, छटपटाता, मगर अब कोई नरमपन नहीं था। जब उसकी हालत ये हो गई कि अब वो उठने के काबिल नहीं रहा, बादशाह उठे, अपने खास सिपाही से तलवार मंगाई
वही तलवार जो अब तक सिर्फ जंगों में चली थी, आज जुल्म के खिलाफ उठ रही थी। वो चले सीधा उस ढोंगी के पास, उसकी गर्दन के पास तलवार रखकर बोले, तेरा खेल खत्म। आज से तू न किसी लड़की को डराएगा और आज के बाद इस सल्तनत की मिट्टी तुझे अपना नहीं बनाएगी। फिर एक ही बार में उस ढोंगी का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। लोग खामोश खड़े रहे, न ताली न आवाज, बस एक सुकून की सांस। उस मैदान में वो लड़की भी मौजूद थी, वही जो कभी दुल्हन बनकर जंगल में भागती फिर रही थी। आज उसकी आंखों में डर नहीं था, एक सुकून, एक इंसाफ और एक नई उम्मीद। बादशाह उसके पास आए, सादी आवाज में बोले, बेटी, आज तुझे इंसाफ मिला है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुझे सिर्फ इंसाफ नहीं, एक नई जिंदगी भी मिले। अगर तू चाहो तो मैं तुझसे अपने खास सिपाही की शादी कराना चाहता हूँ, वही जो इस ढोंगी को पकड़ने में मेरे साथ था। लड़की की आंखें भर आईं, उसने नीचे नजरें झुकाकर सिर हिलाया। मुझे कोई एतराज नहीं, बादशाह सलामत। बादशाह ने अपने खास सिपाही को बुलाया, नासिर मीर, तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज है? नासिर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर मैं उस लड़की को एक पनाह दे सकूं तो यही मेरी कामयाबी होगी। लोगों की आंखों में आज एक नई रोशनी थी। वही दिन उसी मैदान में सादा सी शादी हुई, न शाही तामझाम न सोने के जेवरात, सिर्फ बादशाह की गवाही। और अब वो लड़की जिंदगी के एक नए सफर पर चल पड़ी। वो दोनों महल में रहने लगे, इज्जत, अमन और मोहब्बत के साथ। और कहानी यहीं खत्म होती है।